चलिए। तो हम लोग क्या देख रहे थे? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। चलिए। चलिए। प्रभाव, है ना? एक इम्पैक्ट लिखना था कि इम्पैक्ट क्या पड़ा था, है ना? तो प्रभाव में बस एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, और वो पॉइंट क्या लिखना है? तो अंग्रेजी शिक्षा का राष्ट्रवाद के विकास में योगदान। इम्पैक्ट में आप ये लिख सकते हैं, प्रभाव जो लिखा था आपने कि प्रभाव क्या रहा, तो प्रभाव कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रवाद के विकास में मदद मिली, है ना? अंग्रेजी शिक्षा के विकास से राष्ट्रवाद के विकास माध्यम से, हाँ, अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रवाद के विकास में मदद मिली। ठीक है। ठीक है। तो अंग्रेजी शिक्षा का विकास, है ना? अब देखिए, उन्होंने जब एजुकेशन दिया तो पर्पस तो ये नहीं था कि भारत में नेशनलिज्म डेवलप हो जाए, लेकिन सीधी सी बात है कि जब आप शिक्षा दीजिएगा तो कुछ ना कुछ तो उसके पॉजिटिव एंगल भी निकल के सामने आएंगे ही। जैसे कि उन्होंने ही हमें पढ़ाया कि समानता क्या चीज होता है, स्वतंत्रता क्या चीज होता है, बंधुत्व क्या चीज होता है ना? और फिर हमने समानता उन्हीं से मांग ली, है ना? कि भाई लाओ तो फिर दो हमें समानता, है ना? उन्होंने ही पढ़ाया ना, इक्वलिटी का कंसेप्ट उन्हीं का था। हमारे यहाँ तो नहीं था, हमारे यहाँ तो विभाजन तो चल ही रहा था ना पहले से। तो जब उन्होंने कहा कि समानता का अधिकार होना चाहिए, तो हमने कहा कि तभी तुम गुलाम बना के क्यों रखे हो हमें? पहले तो तुम ही राइट दो कि तुम हमको इंडिपेंडेंट करो। उन्होंने इंडिपेंडेंट किया, फिर हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने समानता स्वतंत्रता का कंसेप्ट रखा, बंधुत्व का कंसेप्ट रखा, है ना? तो तमाम तरह के जो आइडियोलॉजी है, मोनार्की को खत्म करना, राजा के पास कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, ये सब किसने बताया? अंग्रेजों ने ही बताया हमें, है ना? उन्हें नहीं बताया। तो फिर हमने उसको भी खत्म किया अपने यहाँ। हमने जब हम स्वतंत्र हुए तो हमने कहा कि हम राजतंत्र को स्वीकार नहीं करेंगे। तो बहुत हद तक अंग्रेजी शिक्षा का कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहा। हालांकि ये अलग बात है कि अंग्रेज ऐसा चाहते नहीं थे कि हम जो शिक्षा दे रहे हैं उस शिक्षा से भारतीयों का विकास हो, लेकिन इनडायरेक्टली, जैसे कि अब जो रेलवे का पटरी बिछाए, तो इसलिए नहीं बिछाए थे कि भारत के लोग उस पर भविष्य में यात्रा करेंगे, वो तो अपने लिए बिछाए थे। लेकिन परिवेश और परिस्थितियां बदलने के बाद वो हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हुई, है ना? तो एजुकेशन का भी इसी प्रकार से स्थिति रहा कि वो हमारे लिए पॉजिटिव जो है सो वो रहा। ठीक है। अब क्या है कि जो हम एजुकेशन पॉलिसीज देख रहे थे कि किस तरह से भारत में शिक्षा का विकास हुआ, तो इसमें हम लोग देख रहे थे कि बहुत सारी कमिटियां आई थी, है ना? तो उस कमिटियों में कैसे कैसे क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए थे वो हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले जो आपने लिखा था 1854 से पूर्व जो शिक्षा था ना, ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास, एजुकेशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। तो इसमें हम लोग को क्या लिखना है? पहले लिखेंगे 1854 से पूर्व का विकास। 1854 से पहले क्या हुआ था वो थोड़ा सा लिख लीजिए। 1854 से पूर्व का विकास। तो लिखेंगे
कि 1781 में 1781 1781 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा वारेन हेस्टिंग के द्वारा वारेन हेस्टिंग के द्वारा कलकत्ता में वारेन हेस्टिंग के द्वारा कलकत्ता में एक मदरसा का स्थापना किया गया। एक मदरसा का स्थापना किया गया अरबी और फारसी के अध्ययन के लिए। अरबी और फारसी, है ना, अरबी और फारसी के अध्ययन के लिए। ठीक है, यानी कि जो अरबी टेक्स्ट थे, जो फारसी टेक्स्ट थे, उनको अध्ययन करने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए इन्होंने ये कलकत्ता में एक मदरसा स्थापित किया। ठीक है, अब देखिए, तो ये चूंकि भारतीय संस्कृति को समझने का माध्यम था, इसलिए कहा जाता है कि वारेन हेस्टिंग जो था वो क्या था, प्राच्यवादी था, है ना, प्राच्यवादी था, यानी कि ये ईस्टर्न आइडियोलॉजी का व्यक्ति था। प्राच्यवादी यानी कि ये भारतीय संस्कृति को समझना चाहता था। ठीक है, कि भारत की संस्कृति क्या है, इसके वजह से इसको कहते थे प्राच्यवादी। सुलेखा कुमारी, पॉलिटिकल साइंस का क्लास कब से होगा सर? अभी जो चल रहा है तो कर लीजिए, है ना, बाकी तो होबे करेगा कि हो आगे लो तो कोई आता है कोई नहीं आता है जी, है, अब रेगुलर रहो। ठीक है, तो 1781 में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी, और ये क्या था, प्राच्यवादी था। ठीक है ना, ईस्टर्न आइडियोलॉजी को मानने वाला था, और ये समझता था कि भारत को गुलाम बनाना है तो ईस्टर्न आइडियोलॉजी को ठीक से समझना होगा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। किसने? वारेन हेस्टिंग नहीं। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, हाँ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की 1784 में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? तो भारतीय भाषा के ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद करना। ठीक है, उद्देश्य लिख लेंगे, ऑब्जेक्टिव, भारतीय भाषा के ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद करना, इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, भारतीय भाषा के ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद करना। ठीक है, जैसे विल्किंसन ने भगवत गीता का किया था। जैसे विल्किंसन ने भगवत गीता का किया था, यानी कि विल्किंसन जो था इसने भगवत गीता का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था। हाँ, क्या क्या बोल रहा है जी, पेटो में बोल रहा? हाँ, हाँ, जज था, न्यायाधीश था। विल्किंसन ने विल्किंसन ने भगवत गीता का अनुवाद किया था। ठीक है, उसने क्या किया था, इसको इंग्लिश ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट लिखेंगे इसी में कि विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया था।
विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया था? ठीक है, क्या किया था? अभिज्ञान शाकुंतलम का। ठीक है, तो ये मतलब जैसे लोगों ने किया, तो ये, हाँ जी बिल्कुल। अभी लोग हिंदी में करे क्या कर लेगा, बुझाएगा हिंदी? हाँ, इंग्लिश में किया। ठीक है, इन्होंने इंग्लिश में इसको क्या किया, ट्रांसलेट किया। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे कि 1791 में जोनाथन डंकन ने, अगला पॉइंट उसी में कैसे लिख दीजिएगा, अटेगा? हाँ? सब अलग अलग मुद्दा ना है। 1791 में जोनाथन डंकन ने जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। संस्कृत कॉलेज, संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी, है ना? तो इसका उद्देश्य था कि भाई थोड़ा संस्कृत को जाना जाए, समझा जाए, ताकि भारत में एडजस्ट करना आसान हो सके भारतीय टेक्स्ट को समझ करके। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखेंगे कि 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज, है ना? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों की गई? तो ये प्रशासनिक अधिकारियों को भारतीय भाषाओं का ज्ञान कराने के लिए, है ना? हाँ, उद्देश्य लिख लेंगे कि प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशासनिक प्रशासनिक अधिकारियों को भारतीय भाषाओं का ज्ञान कराने के लिए। ठीक है, ताकि वो भारतीय भाषा को जान ले, समझ ले। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट लिखेंगे कि 19वीं सदी के प्रारंभ से 19वीं सदी के प्रारंभ से अंग्रेज 19वीं सदी के प्रारंभ से अंग्रेज अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार करने का प्रयास कर रहे थे। प्रचार कर रहे थे, जिसमें प्राथमिक नाम, यानी कि पहला नाम चार्ल्स ग्रांट का आता है। जिसमें प्राथमिक नाम चार्ल्स ग्रांट का आता है। इसलिए प्रारंभ में अंग्रेजी शिक्षा का जनक इन्हें ही माना जाता है। इसलिए प्रारंभ में, इनिशियली, इसलिए प्रारंभ में अंग्रेजी शिक्षा का जनक इन्हें ही माना जाता है।
नेक्स्ट, अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार में मिशनरियों का भी महत्वपूर्ण योगदान था। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार में मिशनरियों का भी महत्वपूर्ण योगदान था। मिशनरियों का भी महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, मिशनरियों का भी महत्वपूर्ण योगदान था। अंग्रेजी मिशनरी ना, जिसमें अंग्रेजी की पढ़ाई, जैसे अब ये भी देखते हैं कि चर्च वाले लोग, क्रिश्चियनिटी के मानने वाले लोग उसका प्रचार प्रसार करते हैं, पढ़ाने लिखाने के आड़ में धर्म परिवर्तन कराने का काम करते हैं, है ना। तो अभी आप देखेंगे कि झारखंड में पिछड़ा हुआ स्टेट है, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ एजुकेशन बहुत बेहतर स्थिति में है वहाँ, है ना, और इंग्लिश मीडियम मैंने बेहतरीन स्थिति है वहाँ पर। जैसे कि झारखंड का एक शहर है हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट है ना। तो हजारीबाग में मैं बहुत दिन तक क्लास लिया हूँ, कोरोना से पहले ना। बैंक मोड़ वहाँ का एक जगह है, बहुत फेमस प्लेस है। चाणक्य इस एकेडमी भी, मतलब वहाँ लगभग दिल्ली के जितने संस्थान हैं उनके ब्रांच वहाँ पे हैं, लगभग सारे ब्रांच वहाँ पे हैं। और बेहतरीन कॉलेज हैं, इंग्लिश के अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। तो वहाँ मैं जिस बिल्डिंग में क्लास लेता था, नीचे में था एक संस्था, उस समय चलता था, बहुत बेहतरीन संस्था, लॉन्च हुई थी 2017 में इंडिया के अंदर में। उसका नाम था पैशन फॉर एग्जाम। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट था उस संस्था में, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट था कि मतलब कोचिंग संस्था के फील्ड में उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके कोई आया ही नहीं था जितना कि उसमें हुआ था। और उसका पहला ब्रांच यहीं पे, जो पहले ये संस्था चलती थी सामने वाली बिल्डिंग में, जहाँ पे आज ऑफिसर क्लासेस खुला है, उसी में वो संस्था चलती थी। मतलब पटना से हेड ब्रांच था, हेड ब्रांच पटना था। उसके डायरेक्टर हुआ करते थे कुछ थी राजेश झा, जो कैलिफोर्निया में एसबीआई के हेड थे, अमेरिका के कैलिफोर्निया में। तो समझिए वो आदमी डॉलर में कमाया था, है ना, और रुपया में यहाँ पे खर्चा कर रहे थे। संस्था का जो सिस्टम था वो इतना बेहतरीन था और इतना आधुनिक था कि मतलब ये जैसे क्लासरूम है तो एक स्टूडेंट को एक सीट दिया जाता था, और उसमें आपको मतलब पर स्टूडेंट पर कंप्यूटर, सारे स्टूडेंट को, जैसे कि आप ऑनलाइन एग्जाम देने जाते हैं तो आपको एक सेट मिलता है, तो वैसे हर स्टूडेंट को एक अलाउ किया गया था संस्था की तरफ से, मतलब क्लास में उसको घर लेके नहीं जाना था। तो उसमें क्या था, जैसे कि हम लोग जो पढ़ाए से टॉपिक आज अभी पढ़ा दिए, पहले से क्वेश्चन रेडी रहता था सिस्टम के अंदर में, सभी विद्यार्थियों को पासवर्ड लॉगिन सब दिया हुआ था, उनको जा करके उसको ऑन करना है, ऑन करते क्वेश्चन खुल जाएगा उस टॉपिक का, और उसी समय टेस्ट दे करके उसी समय उसका रिजल्ट भी अनाउंस हो जाता था। तो क्योंकि बिहार के ही थे, मिथिला क्षेत्र के थे, मिथिलांचल के थे दरभंगा, तो उन्होंने बिहार से ही शुरू किया था, यहीं से, ये इनकम टैक्स के सामने जो बिल्डिंग है इसी से 2017 में 6 फरवरी को संस्था स्टार्ट हुई थी, और उसमें मैं जुड़ा था। वही उन्हीं ने मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू लिया था कैलिफोर्निया से अपने यहाँ रखने के लिए। तो उसके बाद वो संस्था चली, बेहतरीन स्थिति में रन किया। यहाँ पे स्टार्ट होते ही इतना बेहतरीन रनअप लिया कि 2 साल के अंदर में उसके 3 फ्रेंचाइजी बिक गए। 3 फ्रेंचाइजी, उसमें से एक फ्रेंचाइजी बिका हजारीबाग, एक फ्रेंचाइजी बिका धनबाद, एक फ्रेंचाइजी बिका रांची, और एक फ्रेंचाइजी बाद में बिका दरभंगा के अंदर में ही। दरभंगा में भी कुछ दिन हम लोग गए थे क्लास लेने के लिए, तो वहां पे बिका था। मैंने बड़े बड़े जो पूंजीपति थे उन्होंने अपना शेयर खरीदा पैसा दे करके। अब फ्रेंचाइजी इन्हें कि 10 लाख 5 लाख में बिक रहा था, एक फ्रेंचाइजी कम से कम 70 लाख में बिकता था, ये स्थिति थी। और मैंने बड़े स्तर पे बिगेस्ट ये था। अब आप समझिए कि बंद क्यों हो गया, कोरोना आ गया। अभी 3 साल ही हुआ था, जितना इन्वेस्टमेंट हुआ था तो बैकअप हो रहा था अभी, है ना, अभी तो आ रहा था इन्वेस्टमेंट, अब आना शुरू हुआ था। लेकिन इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके और एक बार 3 साल का कोरोना का लॉकडाउन, अब एक ही बार पूरा का पूरा सिस्टम ही जो है सो डिस्ट्रॉय हो गया, पूरा सिस्टम ही। और मैं वहीं पे चूंकि पढ़ाता था, तो उस पर क्या हुआ कि कोरोना का 2020 में
होली का छुट्टी हुआ था, उस संस्था का होली का छुट्टी हुआ 2020 में। आई थिंक 10 मार्च को शायद होली था। 9 तक मैंने क्लास लिया था, और क्लास लेकर के हमने छुट्टी की थी कि होली के बाद मिलेंगे, है ना। और उसके बाद जो कोरोना आया, है ना, और उस कोरोना के बाद तो मतलब 10 दिन 15 दिन उसके बाद मोदी जी आए, 23 मार्च को आई थिंक, अगर मैं ठीक ठाक याद कर पा रहा हूं तो 22 मार्च को। और उन्होंने कहा कि 1 महीने का लॉकडाउन, 1 महीने का लॉकडाउन कर दिया। तो वो 1 महीना तो बड़ा इंजॉय में सबका कटा होगा जी, क्योंकि चलो 1 महीने आदमी घर गया, गांव गया, वहां पे सब चीज, है ना, तो बहुत अच्छा कटा। लेकिन है किचन तो लेकिन किचन में भी तो लोग बड़ा एंजॉय करते थे जी। हम लोग व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे देखते थे, लोग टास्क लगाते थे, है ना, कि भाई नया नया मेनू, है ना, कि नया मेनू बना, नया मेनू, है ना, लोग नया नया चीज सीखते थे बनाने के लिए, है ना। एंजॉय तो लोग कर ही रहे थे, है ना। हालांकि ये स्टार्टिंग में एंजॉय कर रहे थे। जब ये लगभग 2 ढाई साल का मैटर हो गया, 3 साल का मैटर हो गया, तो कितना दिन एंजॉय करिएगा भाई, है ना। तो इसका अलग से एक डेटा भी आया कि घरेलू हिंसा बढ़ गया, डोमेस्टिक वायलेंस, घर में मारपीट होने लगा, है ना। आया एनएसएसओ का डाटा बाद में, जिसमें कहा कि कोरोना में 2 चीजें बड़े स्तर पे हुई। एक तो मारपीट हुआ, और एक बच्चे खूब हुए जी, है ना। कोरोना का जो छुट्टी था, ये आदमी सब बर्बाद कर दिया देश को। एगो तो कोरोना बर्बाद करिए रहा था, एगो तो कोरोना का आपदा था। ये सब इतना आपदा किया उसके बाद से, कि हम लोग देखिए, कोरोना के बाद ही ना हम लोग चाइना को पीछे छोड़ दिए जी। है, मैंने कोरोना के बाद ही ना हम लोग चाइना को पीछे छोड़ दिया। हम लोग वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 पर आ गए। तो ये हम लोग का कोरोना काल का परफॉर्मेंस है। बताइए, ये भगवान करे कि सबको नौकरी लग जाए, सब अपन अपन काम करे, ताकि इसके माध्यम से भी जनसंख्या नियंत्रित रहे। ये तो सरकार देख ली लॉकडाउन करके, छुट्टी दे करके, कि छुट्टी होगा तो आदमी सब कितना उत्पात मचाएगा। है? है? फिर कहता सबको क्वारंटाइन कर दो, अलग अलग रहो भाई, है ना। ये तो बाप रे बाप, समझ रहे हैं मैंने, सरकार पागल हो गई कि यार क्या कर रहे हो यार तुम लोग। हमने कहा छुट्टी मनाओ घर में जा करके, तुम लोग चाइना को पीछे छोड़ दिए हैं। खाने का इसे अपना खुद दिक्कत हो रहा है, यही कर रहे हो। हाँ, हाँ। तो वही तो, उसके बाद वो बहुत मैंने इन्वेस्टमेंट था, तो डायरेक्टर लोग धीरे धीरे पीछे हट गए, और वो ये हो गया। तो उसका ही ब्रांच था हजारीबाग में, तो उस पर में चाणक्य आईएएस एकेडमी, नीचे में वो था, हम लोग आते थे वहां पे क्लास लेने। एक विद्यार्थी वहां, जबकि बहुत ट्राइबल कम्युनिटी आसपास में रहती है, एक विद्यार्थी हिंदी मीडियम का नहीं मिलता था। जितने बैचेज चलते थे, दिन में 4-5 बैचेज चलते थे, सारे बैचेज में इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, एक हिंदी मीडियम गलती से कोई कोई दिखता था। तुम सोचे कि भाई ये ऐसा क्या बात है भाई, पटना जैसे जगह पे तो बहुत सारे हिंदी मीडियम के बैचेज रहते हैं, यहाँ पे नहीं, मतलब क्यों, क्या हो रहा है। तो फिर हमने थोड़ा इसको देखा कि भाई क्या कारण, क्या, एक दो लोगों से वहां से बात की। तो जब देश गुलाम था, तो अंग्रेजों का, अंग्रेजी मिशनरियों का वो सब एकदम हॉट स्पॉट हुआ करता था। तो उस सब बड़े स्तर पर वहां पर क्या किया, लोगों को मोटिवेट किया कि आप अपना रिलीजन चेंज करिए। वहीं पर उस सब इंग्लिश एजुकेशन दिया। उसी इंग्लिश एजुकेशन का नतीजा ये है कि आज भी उन क्षेत्रों में इंग्लिश की जो स्थिति है वो काफी बेहतरीन है ना। नहीं भाई, झारखंड के दरभंगा की नहीं बात हो रहा, हजारीबाग की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ हजारीबाग में। और कॉलेज भी, मतलब बेहतरीन कॉलेज जो है ना, वहां पे है। और विद्यार्थियों का स्तर भी बढ़िया है ना, और सिस्टम भी, क्योंकि वो वही ईसाई मिशनरियों का। तो ईसाई मिशनरियां एजुकेशन पे तो काम करती थी, ये उनका एक पॉजिटिव चीज था। लेकिन नेगेटिव ये था कि इसके ही आड़ में धर्मांतरण, है ना, इसी के आड़ में क्या करते थे, तो धर्मांतरण भी कराने का काम करते थे। इसी के आड़ में वो रिलीजन को भी चेंज कराने का काम करते थे। ठीक है, चलिए। तो और उस बिल्डिंग के साथ मेरा वो जो संदर्भ जुड़ा 2017 के बाद से, तो आज तक वो बिल्डिंग, मतलब संस्थाएं बहुत बदलती चली गई, लेकिन मैं कंस्टेंटली वहां पर उस बिल्डिंग के साथ एक जुड़ाव महसूस कर रहा हूँ। और लगातार वहां, जैसे कि ये भी चेंज हो गया, इसके बाद ये आया, तो बहुत सारा, जब कोरोना खुला तो लड़का सब इंक्वायरी के लिए आता था, तो सब
आए हुए थे सर, उनको लेकर के आए हुए थे। तो वहीं पे फिर हमारी मीटिंग हुई। फिर मिशन 50 के साथ वो कारवां शुरू हुआ। मिशन 50 ने पिछले वर्ष अपना बिल्डिंग बदल दिया। वो बिल्डिंग खाली कर दिया मिशन 50, और खाली करके इस बिल्डिंग में आ गए, है ना। तो वो बिल्डिंग खाली हुआ तो वहां पे खुल गया ऑफिसर क्लासेस, है ना, है ना। तो हाँ, तो वो आ गया, है ना, ऑफिसर क्लासेस आ गया। तो वो भी आ गया सीनियर आईपीएस ऑफिसर का, है ना। तो संयोग से फिर ये कर लिया। तो अब तो सब लोग कह रहे हैं कि लग रहा है कि संयोग कहीं ऐसा ना बने कि बिल्डिंग आपका हो जाए, और ईश्वर करे कि हो जाए, है ना, उतनी है ना, कि एंड ऑफ द टाइम मैं ही ले लूं उसे, है ना। आप लोग तो आना जाना कर ही रहे हैं, है ना, और मेरा कांस्टेंट पोजीशन बना हुआ है 2017 से उस बिल्डिंग के साथ, है ना। तो कुछ कुछ शुभ अभी तो ले पाने की स्थिति में, क्योंकि उसका रेंट ही इतना है कि आप समझिए कि उसका मार्केट प्राइस प्राइस कितना होगा, है ना। हाँ? तो वो मतलब समझिए कि अभी इतना उसका प्राइस है ना, कि सारा भी लगा दीजिए फिर भी नहीं वो परचेज हो पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा कि इनकम टैक्स गोलंबर है, समझ रहे हैं। जगह का, बिल्डिंग का नहीं, जगह का बात है ना। जगह का, जो जगह है इनकम टैक्स गोलंबर, समझ रहे हैं। यहाँ का सबसे खास बात क्या है, यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं इस आसपास में, कि आप पटना का सेंटर है, सेंटर ऑफ पटना है। यहाँ से आप एयरपोर्ट जाना है 15 मिनट में चल जाएंगे, पर आपकी फ्लाइट मिस नहीं होगी। आपको ट्रेन पकड़ना है, पैदल 15 मिनट में चल जाएंगे। इधर गांधी मैदान एरिया में आपको जाना है, चल जाए, मतलब ये सेंटर जो है। बाकी आप कहीं भी अगर रह रहे हैं ना, तो वहां से पटना में आने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। मेन पटना में आपको आने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन ये आसपास का जोन ऐसा है कि आपको हर जगह आपके कंट्रोल में है। इस वजह से यहाँ का जो मार्केट वैल्यू है ना, वो इतना ज्यादा है। और खास करके कोई भी प्रॉपर्टी कोई तभी बेचता है जब उसको खुद कोई दिक्कत हो, है कि नहीं। जो मालिक है वो खुद है बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे है ना, रांची में रहते हैं, ठीक है यहीं के रहते हैं, रांची में है। तो कहने का मतलब है कि वो जो सिचुएशंस है, वो सामान्य तौर पे एक तो व्यक्ति को भी नीड होना चाहिए कि भाई हमको सेल कर देना है। और ऑलरेडी बैठे बैठे अगर मान लीजिए कि 1-1.5 लाख रुपए रेंट ही आता हो केवल एक ही फ्लोर का, तो कोई क्यों इसको सेल करेगा जी। है, बढ़िया बढ़िया नौकरी में 1 लाख रुपया महीना नहीं है कि नहीं है, और रेंटे मान लीजिए कि उतना आ रहा है, तो कोई क्यों सेल करेगा। सेल तो कोई करेगा नहीं, है ना। वैसे ही कोई वैसी अगर कुछ आपदा आ जाएगी तभी कोई इस तरह का विचार कर सकता है, अन्यथा वैसा कोई विचार करने का उसका ये नहीं हो सकता है। हैं? कोरोना नहीं भाई, कोरोना अब ना है। ये तो कोरोना से सब बात एक तरफ, सबसे ज्यादा डर जनसंख्या से लगता है जी। हाँ? नौकरिये वाला सब तो उत्पात मचाया है पगला, क्योंकि शादी ब्याह तो वही लोग का ना हुआ है जी। बेरोजगार को कौन पूछता है कि नहीं, बेरोजगार को कोई पूछता है? तो बेरोजगार से तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये तो आप मैंने इतना दिन से खाली हम लोग पढ़ते थे डाटा में कि एक दिन आएगा कि हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे, ये हम लोग पढ़ते थे डाटा में, है ना। 2011 का जनगणना रिपोर्ट ये कहता है कि सिमिलरली, मतलब भारत प्रत्येक साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा करता है ना। तो अब जो है, अरविंद कुमार आपको मिस कर रहे हैं सर, काला मिस कर रहा है भाई, बोला। हाँ? चलो, तो अब क्या होता है स्थिति, तो यहां पर इसको उधर 2011 का जनगणना रिपोर्ट ये कहता था कि प्रत्येक साल भारत एक ऑस्ट्रेलिया पैदा करता है, प्रत्येक साल, एवरी ईयर। ये कोरोना से पहले का बात है। अगर ये 2011 के का जनगणना का रिपोर्ट ये कहता है, यानी कि ये स्थिति हमारा 2010, 2009, 2004, 2005 इस सब में रहा होगा, तब ना 2011 में ऐसा आया। तो उसके बाद तो लगातार बढ़वे किया होगा। और उस बीच लगता था कि एक टाइम आएगा जब मतलब इंडिया नंबर 1 पे आ जाएगा, चाइना को पीछे छोड़ देगा। इसका लगभग टारगेट रखा था 2040-2050 कि 2040-2050 के आसपास में ऐसा सीन बनेगा
कि भारत विश्व के सबसे बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा और चाइना पीछे छूट जाएगा। लेकिन 3 साल का कोरोना, और 3 साल के कोरोना ने 30-40 साल का गैप भर दिया। मैंने आप समझिए, 30-40 साल का गैप को आप फुलफिलमेंट कर दिया। ऐसा स्थिति है। सोशियोलॉजी पढ़िएगा, MS श्रीनिवासन एक भारतीय समाजशास्त्री हैं, वो कहते हैं, वो बहुत पहले ही चेताए थे कि इस तरह का कोई लॉकडाउन होगा ना, तब भारत का आदमी सब तबाह कर देगा, है ना। वो बहुत पहले चेताए थे, लेकिन अब सरकार क्या करे, कोरोना से बचने का और कोई उपाय नहीं था। ये हुआ। आप देख लीजिए कि हम लोग किस पोजीशन में पहुंचे। अब ऐसे में सबको रोजगार चाहिए भाई। मेरे भगवान भी उतर के आ जाएंगे ना, नहीं दे पाएंगे रोजगार सबको, नहीं दे पाएंगे, है ना। इतना बढ़ती जनसंख्या को आप कैसे दे पाएंगे। इसका एक ही उपाय है कि किसी भी तरीके से लोग जनसंख्या नियंत्रण पे काम करें, है ना। लिमिटेड पॉपुलेशन होगा तब आप ठीक ठाक जॉब आप जनरेट कर पाएंगे और सबको जॉब दे पाएंगे। इवन वो भी सब कोई सरकारी नौकरी में तो नहीं जा पाएगा, है ना। तो आप अलग अलग तरह के सेक्टर्स को डेवलप करके सबको आप लेके आ सकते हैं जॉब के अंदर में, है ना। लेकिन अगर इसी तरह से बेतहाशा जनसंख्या अगर बढ़ती जाएगी तो कितना भी इंडस्ट्री आप लगा दीजिएगा कम ही पड़ जाएगा, है ना। तो ऐसे स्थिति में ये सरकार को जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाना ही पड़ेगा। कानून लाया भी गया था रवि किशन के द्वारा। यानी जब पॉलिटी आपको पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि बिल दो तरह का होता है, वो प्राइवेट बिल है, वो सरकारी बिल। तो रवि किशन तो लेके आ गए थे, लेकिन वो प्राइवेट बिल था। क्यों? क्योंकि उस सत्ता पार्टी से हैं लेकिन मंत्री नहीं है, तो बिल पर कोई विचार नहीं हुआ। और रवि किशन खुद जनसंख्या नियंत्रण का बिल लेके आ रहे, उनका खुद देख लीजिए स्थिति। अभी तो एक और उनका परिवार प्रकट हो गया है जी। एक और लड़की और पत्नी कह रही कि हमको पत्नी का दर्जा दीजिए, अब बेटी कह रही है कि हमको बेटी का दर्जा दीजिए। अब बेचारा का चुनाव फसल है गोरखपुर में, है ना। मैंने गलत टाइम पर गलत मुद्दा सब उठ जाता है, इसमें दिक्कत हो जाएगा। अगर चुनाव होना हार गए तो और दिक्कत हो जाएगा बेचारे को, है ना। तो लेकिन अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल कानून जो है सो सरकार ने अभी तक पास नहीं किया है। खैर, क्या लिखे हैं, मिशनरियों का महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट लिखेंगे कि बंगाल के श्रीरामपुर क्षेत्र में, बंगाल के श्रीरामपुर, श्रीरामपुर नहीं, श्रीरामपुर, श्रीरामपुर क्षेत्र में डच मिशनरियों ने, डच मिशनरियों ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया। जिसमें 3 लोग का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, विलियम कैरी, बार्ड और मार्समैन। विलियम कैरी, विलियम कैरी, बार्ड और मार्समैन। ठीक है, तो इनको कहते हैं श्रीरामपुर त्री, लेंगे इन्हें कहते हैं श्रीरामपुर त्री, इन्हें कहते हैं श्रीरामपुर त्री। ठीक है, श्रीरामपुर त्री, यानी कि 3 लोग थे, 3 लोगों ने मिलकर के यहाँ पर क्या किया था, शिक्षा का ये किया था। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ जो इन्होंने विकास किया शिक्षा का, एजुकेशन का, तो वो विकास कैसे किया, तो वो धार्मिक, मतलब कि रिलीजियस एजुकेशन ज्यादा दिया, है ना। उसमें कोई साइंटिफिक या कल्चर एजुकेशन नहीं था, धार्मिक शिक्षा ये लोग ज्यादा देने का काम किया था। नेक्स्ट लेंगे, हाँ तीनों। 1813 के चार्टर एक्ट में, 1813 के चार्टर एक्ट में, के चार्टर एक्ट में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष
शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का आवंटन किया गया। कितना किया गया? 1 लाख रुपए। ठीक है, तो ये जो 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष आवंटन किया गया शिक्षा के लिए, एजुकेशन के क्षेत्र में, तो इसके माध्यम से एक तो ये 1 लाख रुपए आवंटन किया गया, और 1813 के चार्टर एक्ट से ईसाई मिशनरियों को बड़े स्तर पर भारत आने की छूट मिल गई ना। 13 के चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरी को बड़े स्तर पर भारत आने की छूट मिली, और इसका परिणाम ये हुआ कि बड़े स्तर पर इन्होंने क्रिश्चियनिटी का एजुकेशन दिया, और उसके बाद जो है सो धर्मांतरण भी कराने का काम किया था, है ना। क्या क्या धर्म प्रचार? हाँ, मिशनरियों के द्वारा ही धर्म प्रचार किया जा रहा था, जो आई थी एजुकेशन के पर से, लेकिन एजुकेशन कम और रिलीजियस जो प्रचार प्रसार था वो ज्यादा कर रही थी, है ना। मिशनरी का मतलब जो, जैसे हम लोग स्कूल कहते हैं ना, वहां पे मिशनरी कहा जाता है। ठीक है, जो अंग्रेजी शिक्षा प्रसार करते हैं उनको मिशनरी कहा जाता है। जो अभी भी आप देखते हैं कि जो जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल चलते हैं, मिशनरी स्कूल को कहा जाता है ना, क्रिश्चियन स्कूल को, तो उनको मिशनरी स्कूल ही कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें इंग्लिश एजुकेशन दिया जाता है। तो उसमें भी था कि इंग्लिश एजुकेशन ही दिया जाएगा, लेकिन वो नाम था इंग्लिश एजुकेशन। आई लोग ज्ञान जो देता था वो धार्मिक देता था, और किसी भी तरीके से ऑब्जेक्टिव था कि आपका धर्म बदल देना है ना, आपको उधर से निकाल करके क्रिश्चियनिटी को आपको स्वीकार करवा देना है। प्रोसीड। अब देखेंगे कि इसी के तहत आपने पीछे जब राम मोहन राय के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, तब बताया था कि 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी, है ना। ये नोट करके यहीं पे लिख लेंगे कि इसी के अंतर्गत 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी, डेविड हेयर की सहायता से। 1817 1817 हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी डेविड हेयर की सहायता से। ठीक है, डेविड हेयर की सहायता से। आगे लिखेंगे कि 1830 के दशक में 1830 के दशक में लोक शिक्षा समिति बनाया गया, पब्लिक एजुकेशन कमिटी, लोक शिक्षा समिति बनाया गया। ठीक है, अब लोक शिक्षा समिति जो बनी 1830 में, इसी में विवाद हो गया। अब इसी लोक शिक्षा समिति में दो गुट बन गया, है ना। यहां पे क्या हो गया? दो गुट बन गया। एक गुट जो था वो कहता था कि हिंदी में एजुकेशन दिया जाए, और एक गुट जो था वो कहता था कि अंग्रेजी में दिया जाए। तो अंग्रेजी में जो कहता था उसका प्रमुख थे मैकाले, जो कहता था कि अंग्रेजी में दिया जाए, और हिंदी में जो कहते थे उसके प्रमुख थे प्रिंसेप, है ना। तो लेकिन स्वीकार किया गया मैकाले का बात, और 1830 के दशक में ही यह निश्चित कर दिया गया कि एजुकेशन जो है वो अंग्रेजी भाषा में ही दिया जाएगा। लिखेंगे नोट करके कि लॉर्ड मैकाले के सिफारिश पर अंग्रेजी में शिक्षा देने की बात को स्वीकार कर लिया गया। अंग्रेजी में लॉर्ड मैकाले के सिफारिश पर अंग्रेजी में शिक्षा देने की बात को स्वीकार
कर लिया गया। और यहीं पे लिखेंगे कि लॉर्ड मैकाले ने ही शिक्षा के अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत, लॉर्ड मैकाले ने ही शिक्षा के अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत शिक्षा का अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत दिया था। डाउनवर्ड फिल्टरेशन थियरी, डाउनवर्ड फिल्टरेशन थियरी ऑफ एजुकेशन गिवन बाय लॉर्ड मैकाले। ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा के अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत दिया। अब यह सिद्धांत कहता है कि ऊपर बैठे कुछ लोगों को शिक्षा दे दीजिए, है ना, नीचे तक शिक्षा यहां से छन छन के चली जाएगी, है ना, सबको शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा हो सकता है जी, ये आगे बैठल 5 आदमी को पढ़ा दिया जाए, कहा जाए पीछे वाला पढ़ लिया, होगा? इसे नहीं होगा। लेकिन ये इस तरह का कंसेप्ट दिया था, ये कंसेप्ट कुछ दिन तक चला। तो ये सारा चीज कब हुआ? 1854 से पहले, है ना। इसके बाद आया 1854 के बाद 1854 का उट्स डिस्पैच। तो अब आगे लिखेंगे 1854 के बाद का विकास। तो सुनेंगे 1854 का उड्स डिस्पैच। का उड्स डिस्पैच लिखेंगे कि इसे शिक्षा के क्षेत्र का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे शिक्षा के क्षेत्र का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, हाँ, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा इंग्लिश में कहा जाता है मैग्ना कार्टा, हिंदी इसका होता है अधिकारों का घोषणा पत्र। ठीक है, हाँ, जब एक ही बार में आपको बहुत सारा अधिकार मिल जाए तो इसको कहते हैं अधिकारों मैग्ना कार्टा। ठीक है, तो मैग्ना कार्टा इंग्लिश वर्ड ही है, ठीक है, इट्स नॉट हिंदी वर्ड, है ना। तो मैग्ना कार्टा का मतलब हुआ अधिकारों का घोषणा पत्र। जब एक ही बार आपको बहुत सारा अधिकार मिल जाए तो उसी को कहते हैं मैग्ना कार्टा। तो एजुकेशन के क्षेत्र में पहले उतना राइट नहीं था, जैसे कि कह रहा था अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्टरेशन थियरी, कि शिक्षा उच्च वर्ग को दो, निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगा अपने। तो यहाँ पे कहा गया कि नहीं, शिक्षा सबको दो, है ना, जो हर स्तर पर शिक्षा दिया जाना चाहिए। ये पहली बार इसी में कहा गया, इसीलिए इसको कहते हैं शिक्षा के क्षेत्र का मैग्ना कार्टा। ठीक है, लेंगे किसमें शिक्षा के अधोमुखी निस्पंदन के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया, रिजेक्ट हो गया ये। इसमें शिक्षा के अधोमुखी निस्पंदन के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? पास है क्या? हाँ हाँ, रिजेक्ट कर दिया गया। हाँ, तो अब हुआ कि अब सबको दिया जाएगा। हाँ, अब सब हर स्तर पर एजुकेशन दिया जाएगा। हाँ, मतलब ऐसा नहीं हुआ केवल उच्च वर्ग को दे दिए, निम्न को नहीं दिए, हर स्तर पर एजुकेशन दिया जाएगा अब। ठीक है,
तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, जो लॉर्ड मैकाले का था। ठीक है, अब है कि उट्स डिस्पैच का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार, है ना, वेस्टर्न एजुकेशन का प्रोपोगेशन। ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा का विकास, है ना, लिख लेंगे, या प्रचार। उद्देश्य क्या था इसका? पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार। ठीक है, चलिए इसके बाद आइए 1882 का हंटर आयोग। 1882 का हंटर आयोग, इसमें क्या था? तो यह 1854 के उच्च डिस्पैच के मूल्यांकन के लिए आया था। यह 1854 के उच्च डिस्पैच के मूल्यांकन के लिए आया था। यह 1854 के उड्स डिस्पैच के मूल्यांकन के लिए आया था। अठारह सौ चौवन के उड्स डिस्पैच के मूल्यांकन के लिए, इवैल्यूएशन के लिए, है ना, कि उड्स डिस्पैच जिस ऑब्जेक्टिव के साथ आया वो पूरा किया कि नहीं किया, ये जांच करने के लिए आया था। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे कि इसमें प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के संबंध में सिफारिश की गई। प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन रिकमेंडेड। इसमें प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के संबंध में सिफारिश की गई। और नोट करके लिख लेंगे एक बात कि प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में देने की बात की गई। प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में देने की बात की गई। प्राइमरी एजुकेशन गिवन बाय मदर टंग या मदर लैंग्वेज, मातृभाषा में। ठीक है, नेक्स्ट 1902 का रैले कमीशन। ठीक है, ये क्या था? तो ये 1902 में बना था रैले कमीशन, सर रैले की अध्यक्षता में। और इसी रैले कमीशन के सिफारिश पर लेंगे कि रैले कमीशन के सिफारिश पर 1904 में, रैले कमीशन के सिफारिश पर 1904 में प्रथम विश्वविद्यालय अधिनियम बना था। प्रथम विश्वविद्यालय अधिनियम बना था, फर्स्ट यूनिवर्सिटी एक्ट। क्यों बना था? तो विश्वविद्यालय के गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए, है ना, कि विश्वविद्यालय में पहले नेतागिरी कहाँ होता था? विश्वविद्यालय में होता था। तो सारा राष्ट्रवाद का बात वहीं होता था। तो अंग्रेज सब देखा कि यार अगर हम लोग फ्री छोड़ दिए यूनिवर्सिटी को तो आंदोलन का केंद्र यूनिवर्सिटी बन जाएगा, इसलिए यूनिवर्सिटी को क्या करो, कंट्रोल में लो। कोई भी अगर राष्ट्रवादी बात करेगा तो तुरंत पकड़ के जेल में हो, चाहे प्रोफेसर हो चाहे वो स्टूडेंट हो, है ना। उसको कहते हैं विश्वविद्यालय अधिनियम, ताकि विश्वविद्यालय में बढ़ता हुआ राष्ट्रवाद का प्रभाव रोका जा सके, इसके लिए किया गया था। तो 1902 में आया था रैले कमीशन, इसके सिफारिश पर 1904 में पहली बार बना विश्वविद्यालय अधिनियम, जिसका उद्देश्य था विश्वविद्यालय में बढ़ता राष्ट्रवाद को नियंत्रित करना। ठीक है, नेक्स्ट है, याद तो रहेगा इतना, हर चीज क्या लिखना है। आगे लिखिए 1917 का सैडलर आयोग। सैडलर आयोग लेंगे। अब ये 17 में आया था, तो इस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, है ना। लेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के समय सैडलर की अध्यक्षता में
सैडलर की अध्यक्षता में कलकत्ता विश्वविद्यालय, सैडलर की अध्यक्षता में कलकत्ता विश्वविद्यालय के समस्याओं, कलकत्ता विश्वविद्यालय के समस्याओं को, कलकत्ता विश्वविद्यालय के समस्याओं को समाधान के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो सैडलर आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय के समस्याओं के समाधान के लिए बना था। नेक्स्ट लिखेंगे, इसकी कुछ प्रमुख सिफारिशें थी, इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ऑफ सैडलर कमीशन, इसकी कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें थी। अब महत्वपूर्ण सिफारिश क्या था, तो लिखेंगे स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए, स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए। विश्वविद्यालय में प्रवेश 10+2 के बाद होना चाहिए। विश्वविद्यालय में प्रवेश 10+2 के बाद होना चाहिए। ठीक है, इंटर के पश्चात स्नातक 3 वर्ष का हो। ठीक है, चलिए नोट करके यहां पे एक बात लिख लेंगे कि 1919 के एक्ट के तहत, जो 1919 में आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, 1919 के एक्ट के तहत शिक्षा को, 1919 के एक्ट के तहत शिक्षा को हस्तांतरणीय विषय के तौर पे रखा गया, ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट, हस्तांतरणीय विषय के तौर पर रखा गया, हस्तांतरणीय विषय के तौर पर रखा गया। ठीक है, ट्रांसफरेबल, आपको याद है 1919 के एक्ट में बताया था दो तरह के सब्जेक्ट थे, एक रिजर्व और एक ट्रांसफरेबल। हिंदी में कहते हैं हस्तांतरणीय और आरक्षित। तो आरक्षित विषय वायसराय के कंट्रोल में रहता था और ट्रांसफरेबल भारतीयों के पास रहता था, है ना, हस्तांतरित। तो जो महत्वपूर्ण था, अब पैसा खर्चा होने वाला था, उस सब को सब कर दिया था ट्रांसफरेबल, हस्तांतरणीय, भारतीय लोग के हाथ में। आज जहां से पैसा आना था उसको कर दिया था रिजर्व, आरक्षित विषय। तो पैसा ले लेता था अपने और काम दे देता था भारत के आदमी सबको। तो पैसा ही नहीं तो काम कहां से करिएगा, है ना। तो उस तरह से सिस्टम जो है यहाँ पे चलता था। ठीक है, नेक्स्ट आगे आइए, आगे लेंगे 1929 का हार्टोग कमिटी, 1929 का हार्टोग कमिटी, 1929 का हार्टोग कमिटी लेंगे। इस कमिटी के द्वारा, हार्टोग कमिटी, इस कमिटी के द्वारा प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया, इस कमिटी के द्वारा प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया, प्राइमरी एजुकेशन, इस कमिटी के द्वारा प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिया जाए, जिससे बच्चों का मौलिक विकास हो सके, फंडामेंटल डेवलपमेंट।
जिससे बच्चों का मौलिक विकास हो सके। इतना बात तो अंग्रेजों को समझता था। हम्म कि आपको मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए, इससे फंडामेंटल डेवलपमेंट होता है। यहाँ तब पहले ही बच्चा होते, मम्मी कहती है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, है ना। अरे कहरा पढ़ाने में शर्म आता है, क्या कहरा पढ़ेबो तो हमारे बचवा मूर्ख हो जते हो। हाँ हाँ। हम्म सारा बात इंग्लिश में। तो दिक्कत ये है कि इंग्लिश में क्या दिक्कत है सबसे ज्यादा, कि इंग्लिश बोलने को तो बोल देता है, कहने को तो कह देता है, पढ़ने को तो पढ़ दे, कही इतनी मतलब वो बताओ हमरा। वही ना दिक्कत है। मेन प्रॉब्लम क्या है, रीडिंग थोड़ा ना इशू है, रीडिंग तो कोई भी कर देगा, है ना। हाँ, मौलिकता, अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो कह क्या रहा है ना, ये ना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ सब पढ़ा देगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, है ना। अब बचवा पूछता हो कि ट्विंकल क्या है, देखो जो दिख रहा है आकाश में वो है। अरे पला दिख तो बहुत कुछ रहा है, आकाश में खाली क्या है, ट्विंकल है जी। ट्विंकल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ट्विंकल ट्विंकल कह रहा है वो, है ना। तो अगर देखो ऊपर सब ट्विंकल है, वो पकड़ समझ जाएगा ट्विंकल खन्ना है। ट्विंकल का मतलब तो समझाना ना पड़ेगा, आप अनुभव करिएगा। लोग देखते नहीं है, जो बच्चे, जो हमारे घर के जो बच्चे जो जाते हैं सीबीएसई बोर्ड स्कूल में पढ़ने के लिए, अच्छे खासे स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए ना, तो कभी उसका किताब लीजिए, उसका नोट्स लीजिए, और उसको बैठाइए, कहिए कि तू जितना पढ़ के आया हमको तो बताओ तो क्या क्या पढ़ा है। वो बता सब देगा, ऐसा नहीं कि नहीं बताएगा, सब वो इंग्लिश टू इंग्लिश बता देगा कि ये पढ़े ये पढ़े ये पढ़े पढ़े ना। माता पिता भी सुन करके प्रफुल्लित हो जाते हैं कि अरे भाई इंग्लिश बोल रहा है। मैंने शहर में तो ठीक, गाँव में तो और हवा बढ़ गया जी आजकल। माने अगर एक लाइन कौन इंग्लिश बोल रहा हूँ, बाप रे बाप, हमारा लड़का तो हिंदी बुझे भी नहीं करता है ना। हमारे को, मेरी एगो चाची है, ठीक है, तो तो तो, तो उनका को बच्चा वो जाता था सीबीएसई में पढ़ने के लिए, है ना। देख ली तो हल्ला कर देगी यूट्यूब। तो हालांकि हम तो उनको भी बोल दिए तो उनके जाने के ये सब पगलपंती मत करो, करिए आप, है ना। तो बच्चों को बिगाड़ दीजिएगा, है ना, और फिर और ये हो जाएगा, समस्या हो जाएगा। और बिगाड़ी दी, मैट्रिक का उसका रिजल्ट इतना खराब आया, मेट्रिकुलेशन में इतना खराब आया कि मतलब बहुत स्थिति ये रहा। तो वो पढ़ता था जाकर के 8 किलोमीटर डिस्टेंस पे जाता था, बस आती थी जाता था। सब गांव का लड़का, अब तो है ना, हम लोग तो सब हिंदी मीडियम वाले हैं, हम लोग तो स्कूल हिंदी मीडियम एकदम घर के बगल में स्कूल जाइए पढ़ के आ जाइए, है ना। वो वाला था, क्योंकि हम लोग जब स्कूल में थे तब सीबीएसई था भी नहीं, कोई कोई था तो बहुत डिस्टेंस पे था, तो नहीं जाते थे उतना दूर, है ना। लेकिन वो ज्यादा बेहतर शिक्षा पद्धति था उस टाइम पे, है ना। अभी जो बहुत सिस्टम डेवलप हो गया है, तो आए अब बिल्कुल वो रगड़ देते थे। इवन हम लोग एकदम जो बचपन का जो आजकल होता है ना, जो एक स्कूल चलता है किंडर गार्टन, तो अगर हम लोग जिस तरह का मतलब किंडर गार्टन जो हुआ करता था, एक किंडर गार्टन अब कह सकते हैं अब, है ना, लेकिन उस समय तो नहीं था वैसा कुछ करने का। उसमें एक ही सर थे, उस स्कूल का नाम था भारतीय विद्या निकेतन, उसमें हम लोग जाते थे, उसमें एक ही सर थे। आज भी वो हमारे यहाँ थे, हम लोग बड़ा उनका रिस्पेक्ट करते हैं। और हम लोग का बचपन का पढ़ाई सब उन्हीं के साथ हुआ है। अजय सिंह उनका नाम था सर का, और वो उन्होंने अकेला वो आदमी, मतलब नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, 1 2 3 4 5 तक वो आदमी अकेले क्लास लेते थे। क्योंकि एक दूसरा टीचर वो आते भी थे ना, दूसरा कोई टीचर तो टिकता नहीं था वहां, वो जो पैरामीटर रखे हुए थे उसमें कोई टिकता नहीं था। और वो आदमी अकेले, आप समझिए 5 तक अकेले पूरा क्लास देखते थे, सारा सब्जेक्ट, सारा सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि इधर लेकिन दूसरा क्लास में घुस गए तो इधर वाला हल्ला कर दे, किसी का हिम्मत नहीं था। एकदम पेन ड्रॉप साइलेंस, कुछ अगर गिर जाए तो भी पता चल जाए गिरा हुआ है। और आज भी पूरे गांव में, एरिया में उनका बड़ा सम्मान होता है। और उस समय के जो भी विद्यार्थी जो पढ़े उनसे, अब तो उन्होंने बंद कर दिया, वकील बन गए तो वकालत करते हैं, तो हाँ, तो छोड़ दे, लेकिन सब बड़ा सम्मान करता है, क्योंकि सबका करियर उन्होंने बेस बहुत बेहतरीन ये किया था ना। उस टाइम पे एक अलग से वो जीके 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 जीएस की क्लास लगाते थे, जिसमें उस समय के बिहार के अलग अलग स्टेट्स के क्या जो कैपिटल है, उसके चीफ मिनिस्टर्स हैं, उसके गवर्नर्स हैं, है ना, अलग अलग टेम्पल्स,
टेम्पल्स की क्या क्या कलाएं हैं, किस कला के लिए कौन सा टेम्पल प्रसिद्ध है, नागर में कौन से टेम्पल्स हैं, द्रविड़ में कौन से टेम्पल्स थे, ये सब उस टाइम पे उस आदमी ने बता दिया था, है ना। कि आप सब चीज वो अलग से चलता था। एक वीकली एक टेस्ट कराते थे जिसमें इमेज देख करके आपको बताना होता था कि कौन सा लीडर है या कौन सा ये है। मतलब हर तरह का चीज जो आजकल के आधुनिक स्कूल में होता है, मॉडर्न स्कूल में जो आजकल होता है, लेकिन बच्चे कर नहीं पाते हैं, है ना। तो अब वो जाता था वहां पढ़ने के लिए, तो इंग्लिश में पढ़ रहा है, बुक्स इंग्लिश में रीड कर रहा है, और अब वो लोग को तो खुद तो शिक्षा का स्तर नहीं रहा है कि मतलब वो समझ पाए कि क्या है, वो तो खाली इतने सुन रहे कि इंग्लिश पढ़ रहा है कि नहीं। अब वो पूरा एकदम कि हमारा तो लड़का मुझे कि इंग्लिश में पढ़बे करता है, और अगर हम लोग कभी गलती से चल गए तो आइए बबू आपको दिखाते हैं, लेके चल गई, निकाह दिखाइएगा, तो आइए दिखाते हैं, देखिए हिंदी बोलबे नहीं करता है, हम तबियत तबियत खराब नहीं ना है, चेक तो करवाइए इसका कि हिंदी का नहीं बोलता है भाई, हाँ? चेक को नहीं करवाते, अब उनको खराब लगे कि थोड़ी कमेंट कर रहा है। हम बोले कि भाई हिंदी तो बोलना ना चाहिए इसको, इंग्लिश पढ़ रहा है ठीक बात है ना, इसको हिंदी भी बोलना चाहिए। तो फिर हम उसी को बोले कि अरे क्या पढ़ रहा है तुम, बताओ थोड़ा सा समझाओ हमको। तो बोला कि देखिए भैया हम रीडिंग सब लगा देंगे, लेकिन समझाने का जहां तक बात है ना, ये हमसे आप मत पूछिए। हम बोले तो तुम समझाएगा नहीं तो कैसे समझ में आएगा कि तुम क्या पढ़ा है, अंडरस्टैंडिंग क्या है किसी भी सब्जेक्ट का। अगर तुम साइंस से पढ़ रहा है तो अगर तुमको चलो हम लोग पढ़े हैं प्रकाश संश्लेषण, तुम पढ़ेगा फोटोसिंथेसिस, तो बताएगा ना भाई कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, प्रोसेस क्या है, क्लोरोफिल की क्या भूमिका है। तुम क्लोरोफिल पर हम लोग पर्णहरित पढ़ते थे, है ना, क्लोरोफिल को पर्णहरित कहा जाता था ना। तो कहेंगे तो बतवाते के है, लेकिन अब उसमें क्लोरोफिल की फोटोसिंथेसिस में क्या भूमिका है ये तो समझ होना चाहिए, है ना। तो लेकिन अब शिक्षक भी जो है वहां पर सब क्या करता है, आया अपना लिखवाया और लिखवा करके निकल लिया। अब उसको भी उसका मीनिंग नहीं बताना है, विद्यार्थी ना पूछता है और ना पेरेंट इस बात का जोड़ लगाते हैं। इससे होता क्या है कि एंड ऑफ द टाइम आपका बच्चा बन जाता है एक प्रकार का एक रट्टू तोता, है ना, जिससे उसका ब्रेन का जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो उसके ब्रेन में जो खोजी प्रवृत्ति होनी चाहिए, वो उसका खत्म हो जाता है। और अपने थिंकिंग का प्रोसेस, सोचने का प्रोसेस सोच ही नहीं पाता है, क्योंकि उसके ऊपर तो वो इंग्लिश का भूत सवार हो गया। अब वो सोचेगा क्या, अब उसी को याद कर रहा है, उसी को पढ़ रहा है, उसी को लिख रहा है, अब वो थिंकिंग कर ही नहीं पा रहा है। और थिंकिंग का स्कोप स्कूल उसको दे ही नहीं रहा है ना, कि भाई थिंकिंग का कोई स्कोप दिया जाए बच्चा, ताकि वो सोचे, सोच विचार करे, और सोच विचार करके जिस भाषा में वो कंफर्ट हो उस भाषा का प्रयोग करे और उस भाषा में करे, है ना। बेशक इंग्लिश को पढ़ाया जाए, इंग्लिश को सिखाया जाए, लेकिन आप देखेंगे कि जितने इंग्लिश मीडियम वाले हैं दावा करते हैं, हम इनको कहिएगा कि आप तुमको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं 10 गो, और ट्रांसलेशन बना करके दिखाओ, वो खूब इंग्लिश बोलेगा, वो खूब इंग्लिश लिखेगा, लेकिन ट्रांसलेशन में अगर उसका हालत नहीं खराब हो गया तो आप देख लीजिए। अब वही बिहार बोर्ड का कोई विद्यार्थी को उठाइए जो सब हिंदी में पढ़ा है लेकिन इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ा है, और उसको ट्रांसलेशन दीजिए, वो मिनटों में बना देगा, हाँ जो पढ़ा होगा सो। अब नहीं पढ़ेगा, गणेश जी तो हर शाखा में है ना, गणेश जी तो हर शाखा में है, उनकी आइडेंटिटी थोड़ी ना है, हर शाखा में है, तो कुछ तो एक आधा जगह मिलेंगे। लेकिन जिसने पढ़ा है ठीक तरीके से, क्योंकि हम लोग इंग्लिश को एक सब्जेक्ट तौर पे पढ़ते थे और उसमें ग्रामर का क्लास लगता था जिसमें ग्रामर पढ़ाया जाता था, है ना, कि आप ग्रामेटिकली करेक्ट है कि नहीं है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में ग्रामर पर ध्यान नहीं, कन्वर्सेशन पर ध्यान दिया जाता है, वार्तालाप पर, कि आपने इंग्लिश लिख दिया और आपने इंग्लिश समझ लिया, इंग्लिश बोल दिया समझ लिया, कन्वर्सेशन कहां चला गया, मतलब उसमें ग्रामर कहां चला गया, है ना, कि भाई आप क्या किस तरीके से वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, तो अगर कोई बोल रहे हैं तो उसमें कौन सा वर्ब का आप यूज कर रहे हैं, है ना, ट्रांसलेशन में आप किस टेंस में बात कर रहे हैं, है ना, इज एम आर का प्रयोग कहां पे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज को नहीं बताया जाता है। इस चक्कर में अगर आप ग्रामेटिकली नोट्स चेक कर दीजिए किसी का कि ग्रामेटिकली क्या स्थिति है, तो आपको तमाम एरर मिल जाएंगे, और उस एरर को स्कूल ठीक करने का कोशिश नहीं करता है। इसी चक्कर में मीडियम तो वो रहता है लेकिन उसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स नहीं हो पाता है। हाँ, और वही जो ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाता है उसके लिए सोने पे सुहागा है, जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो ये सब स्कूल का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो बच्चों को ये लैंग्वेज तो सिखा ही रहा है,
इसके साथ उसको ग्रामर भी सिखाए कि भाई आप ग्रामर समझो, और साथ में उसकी व्याख्या करके, कोई बात अगर वो बता रहा है समझा रहा है तो उसकी व्याख्या करके बच्चों को समझाए, बताए कि भाई इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका स्कोप क्या है ना। इस प्रोसेस पे जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस प्रोसेस पे जाता ही नहीं है सब। और इसलिए आप देखिए जो भी बच्चे जो घर और में पढ़े, क्योंकि अब तो क्या है आपका ये है कि आपको पढ़ाना में कि दूसरा कुछ सिस्टम तो अवेलेबल भी नहीं है ना। हाँ, अब देखिए, अब आप लोग जाइएगा बीपीएससी से पास करके जो सरकारी स्कूल में टीचर्स जाएंगे, अभी कैसा पढ़ाते हैं। अब आजकल तो दूसरे मैटर चल रहा है, नयका नयका टीचर सब लोग जा रही है, एलो जाके रीले बनाने में व्यस्त हो जा रही है, स्कूलों में बना दे रही है। अभी न्यूज बन रहा है जी कि भाई बीपीएससी चयनित शिक्षकों ने रील बनाया। अरे भाई रील मत बनाओ भाई, पढ़ाने गए हो पढ़ा लो, अब पढ़ाने के बाद लौटो तो रास्ता में बना लो, है ना, जाते वक्त बना लो रास्ता में, कम से कम स्कूल में जिस टाइम में गए हैं पढ़ाने के लिए तो बढ़िया से जो है सो कि पढ़ा दीजिए, है ना। रील सोल्स जो है सो नहीं बनाइए, जिम्मेवारी को समझिए कि बिहार का भविष्य आपके कंधों पर है ना। सब लेके जा रहे हैं मोबाइल, कहाँ अलाउ नहीं है सब, है ना। तो वाह, हाँ, ये जैसे मैंने ये ऐसे ही बंद है जैसे बिहार में शराब बंद है ना, वैसे ही बंद है ना, कि लोग लेकर के तो मतलब लोग ले ही रहे हैं। तो ये तो अपने ऊपर ही डिसिप्लिन लगाना पड़ेगा कि कम से कम हम जब ये कर रहे हैं तब इस तरह का चीज को प्रचारित ना करे, प्रसारित ना करे, जिससे कि ये ना हो, है ना। तो है डर से, हाँ, हाँ, तो बिल्कुल डांस में तो कोई मतलब ही नहीं हो, तो डांस के तो अलग अलग टीचर ये हुए हैं। हाँ, अरे हमारी एक स्टूडेंट है बीपीएससी की तैयारी करती थी, वर्षा, उसका अभी हुआ है वो कोई फंक्शन तो डांस बहुत करती थी, अच्छा, और डांस टीचर में उसका हो गया, ये भी बीपीएससी से एग्जाम हुआ है, उसका डांस टीचर में हो गया। तो वो तो बढ़िया से अपना सिखा रही है बच्चा सबको। तो जिसका जो क्वालिटी है वो तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, क्या है, नहीं क्यों नहीं ठीक है। देखिए, जिसका आजकल का समय ऐसा है कि जो अब क्षेत्र में आप बेहतर करिएगा ना उसी में बढ़िया करियर है ना। तो अगर आपका है तो स्कूल में डांस का क्लास तो रख ले कि सीखने ही के लेना है जी, है ना। अगर कोई रील्स, नहीं नहीं तो बच्चा को बच वो कहना ठीक नहीं है, लेकिन अगर स्कूल में जाकर के शिक्षक जब चयनित हुआ है, उसका काम क्या है, उसका काम ही है सिखाना, है ना। उसका काम ही तो अपना सिखाएगा, लेकिन अलग विषय के तो ये काम डांस का शिक्षक करे तो ठीक है। अभी इतिहास पढ़ाने वाला शिक्षक डांस करना शुरू कर दे तो ये तो गड़बड़ ना बात है जी, ये तो गड़बड़ बात है ना। इतिहास पढ़ाने वाले को इतिहास पढ़ना चाहिए, है ना, है ना। कैसे बोरिंग लगता है, आज तक हिस्ट्री कभी आप लोगों को बोरिंग लगा है जी? है, पढ़ाने वाला शिक्षक बढ़िया हो तो कुछ बोरिंग नहीं लगेगा, है ना। स्कूल टाइम में भी अगर आपको शिक्षक बढ़िया मिल गए, है ना, तो है ना कि वो अगर बढ़िया से आपको समझा दे तो कोई नहीं। कैसे हो सकता है कि हिस्ट्री जैसा तो इंटरेस्टिंग विषय कोई हो ही नहीं सकता है ना, है ना। देखिए, है ना, हाँ, वो देखिए, अब स्कूल में, अब हम लोग जो जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोग के हाई स्कूल में एक शिक्षक थे, वो तो रिटायर्ड हो गए बहुत पहले, उनका नाम था, निकनेम सब रखा था पर्वत जी, ठीक है। पर, तो वो हिस्ट्री पढ़ाते थे, ठीक है। तो हिस्ट्री में एक बार वो वो बीपी के पेशेंट आदमी थे, उनको अगर गुस्सा आ गया ना तो कुछ चला के मार देंगे, वो वाला स्थिति था उनका। तो वो पढ़ा रहे थे पानीपत, है ना। पानीपत पढ़ा, तो जब पढ़ाते थे ना तब मजा आता था, लेकिन सुनने में मजा आता था। तो पढ़ाते पढ़ाते मतलब उसमें एकदम गहराई में चल जाते थे। तब पानीपत पढ़ा रहे थे तो बोले कि जानते हो तुम लोग, तो था नहीं उस टाइम, ऐसे बोल दिए। अब पानीपत में एक तरफ अहमद शाह अब्दाली था, एक तरफ मराठा था, एकदम घनघोर युद्ध चल रहा था, घमासान युद्ध हो रहा था, इधर से तीर उधर से तीर। तो एक शैतान तो होवे ना करता बेचारा को, देखो पूछ दिया, सर आप कहां से देख रहे थे? ए भाई, अरे अब वो तब बीपी के पेशेंट आदमी उठे, अपन कुर्सी उठा के पागल, हम कहां से देख रहे थे?
ये देखने का बात है, हैं? पढ़े थे तो पढ़ा रहे हैं, तो कह रहे कहाँ से देख रहे थे सारा, है ना। तो वो पढ़ाते थे बड़ी भाव से, लेकिन एक आध को तो होवे कर, उनको मतलब आ जाता था। अब वो लोग शिक्षक लोग पहले डरता नहीं था किसी से, पहले शिक्षकों का बड़ा सम्मान था गांव में भी, है ना। वो बाहर से लोग आते थे, गांव का आदमी लोग बहुत सम्मान करता था उनको, तो किसी को वो लोग मार भी दिया ना तो कोई पूछने नहीं जाता था कि काहे आप मार दीजिए, काहे आप डांट दिए, है ना। आज के नए का टीचर डांट देगा ना तब पिताजी पहुंच जाएंगे कंप्लेन लेके कि हमारा बच्चा को कैसे डांट दिए, कैसे बोल दिए। हाँ मतलब हाँ, हाँ। चलिए, अब मैं ये यही बस बात कर रहा था कि जब उस समय हार्टोग कमिटी और हंटर आयोग जैसे कमीशन ये कह रहे थे कि एजुकेशन मातृभाषा में देना चाहिए, है ना। जब इस तरह का था कि एजुकेशन मातृभाषा में देना चाहिए, ये अंग्रेज भी समझते थे, तो ये हमारी सरकारों को भी समझना चाहिए कि एजुकेशन का माध्यम कम से कम इनिशियल लेवल पर बच्चों को क्या दिया जाए, जिससे कि बच्चों के अंदर में रचनात्मकता का विकास हो, कंस्ट्रक्टिव हो बच्चे, है ना, नया सोच पाए, है ना, और नई चीजों को वो देख पाए, ये उनका ये होना चाहिए। लेकिन अभी इस तरह का जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत अच्छा सिस्टम सब डेवलप किया गया है कि हम मातृभाषा को रखेंगे, लेकिन अभी भी निष्पक्षता से वो लागू नहीं हो पा रहा है कि आप उसको लागू करिए पूरे देश के अंदर में और सभी जगह पे आदेश हो कि उसके हिसाब से सारा चीज कराया जाए, तो संभव है कि एक बहुत बड़ा बदलाव। क्योंकि देखिए शिक्षा का सुधार आपको तुरंत नहीं दिखेगा, ये शिक्षक ही जो बहाल हो रहे हैं तो इनका द्वारा किया गया मेहनत अभी थोड़ा दिखेगा, ये कम से कम 5-6 साल बाद दिखना शुरू होगा, है ना। तो कोई भी एजुकेशन में अगर आप डेवलपमेंट करेंगे तो उसका रिजल्ट तुरंत नहीं आएगा, वो कम से कम 5-6 साल के बाद 7 साल के बाद आपको दिखना शुरू होगा कि उसका रिफॉर्म कैसा है, किस प्रकार से है। तो सरकार को विलंब न करते हुए जितना जल्दी हो उतना जल्दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर देना चाहिए पूरे इंडिया के अंदर में, ताकि नए पॉलिसी के अंतर्गत, और उसमें इतना बेहतर व्यवस्था है कि एक तो आपको किताबी ज्ञान तो दिया ही जाएगा, साथ साथ प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा, है ना। इससे इसी का फायदा होगा कि कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, कोई ना कोई रोजगार, कोई ना कोई नौकरी कहीं ना कहीं लग ही जाएगी, है ना। और टेक्निकली भी आपको इन्हांस किया जाएगा, केवल किताब का जानकारी नहीं, टेक्निकल भी थोड़ा बहुत आपको पढ़ाया जाएगा स्कूल के अंदर में ही, कॉलेज के अंदर में ही, साथ में फॉरेन लैंग्वेज भी सिखाया जाएगा, एक विदेशी भाषा। इंडिया में आपको जॉब नहीं मिल रहा, आप किसी भी देश का फॉरेन लैंग्वेज सीख गए, आप वहां चल जाएंगे तुरंत आपको जॉब मिल जाएगा। टूरिस्ट गाइडर बन जाइएगा, है ना। अब मान लीजिए कोई स्पेन का आदमी आया इंडिया घूमने के लिए, आपको स्पेनिश आता है, एकदम तुरंत जॉब आपको मिल जाएगा, है ना। आप स्पेनिश आदमी को पूरे इंडिया में घुमाइएगा तो जो पैसा है वो तो आपको मिलबे करेगा, ऊपर से वो आपको उपहार देकर गिफ्ट देकर चल जाएगा, है ना। तो बहुत तरह का स्कोप जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है, लेकिन अब है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ठीक तरीके से अभी भी लागू नहीं हो रहा है। उसको सरकार को किसी भी स्थिति में लागू कर देना चाहिए सब स्तर पर, क्योंकि इसके माध्यम से लोग बड़े स्तर पर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, और उसके बाद जब लोग पढ़ के निकलेंगे अपने स्कूल और कॉलेज से तो उनको जॉब ढूंढना नहीं पड़ेगा, अपनी योग्यता जो स्किल उनके अंदर में है वो स्किल के हिसाब से उनको कोई ना कोई जॉब तत्काल मिल जाएगा। यूरोप में क्या होता है कि लोग अपना पढ़ भी रहा है, अपना कमा भी रहा है, ऐसे होता है, क्यों? क्योंकि उसके पास स्किल है, तो जैसे ही वो बाहर जाता है उसको नौकरी मिल जाती है। हम लोग के यहाँ नौकरी क्यों नहीं मिलता है? सरकारी नौकरी तैयारी करनी मजबूरी भी तो है, क्योंकि आपको दूसरा कौन नौकरी देगा? कोई स्किल ही आपको नहीं आता है, कोई कंपनी आपको किस आधार पर रखेगी? लेकिन वही आप स्किल आता होगा तो कहीं आप 5-6 घंटा का नौकरी पकड़ लीजिएगा कि हम ये काम कर लेंगे, अच्छा खासा आपको 25-30 हजार रुपया मिल जाएगा, और फिर आराम से आप अपना जो है सो पढ़ाई भी कर रहे हैं। यूरोप में, अमेरिका में यही सब होता है कि वहां पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को स्किल दिया जाता है। हम लोग के यहाँ खाली पढ़ाई दिया जाता है, स्किल नहीं दिया जाता है ना। तो इसी वजह से लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं कि अब स्किल कुछ है नहीं, तो सरकार के यहाँ सेलेक्ट होंगे, सरकार ट्रेनिंग देगी तो नौकरी करने में आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर स्कूल में वही किताबी ज्ञान के साथ साथ आपको स्किल भी दे दिया गया है तो भविष्य में आपको कोई ना कोई रोजगार जॉब आप आराम से कर लेंगे, और साथ साथ आप अपना पढ़ाई भी जारी रखेंगे। बेरोजगार रहने का खतरा कभी भी आपको नहीं रहेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, कुछ साल पहले, वो था कि हम ग्रेजुएशन 4 साल का करेंगे, जैसे बीटेक 4 साल का होता है ना। तो उसने कहा कि हम ग्रेजुएशन 4 साल का कराएंगे, जिसमें 3 साल हम पढ़ाएंगे सब्जेक्ट, 1 साल हम कोई ना कोई कोर्स करवा देंगे ग्रेजुएशन के साथ साथ अपने बच्चे को। अब इससे क्या होगा कि जब ग्रेजुएशन करके निकलेगा ना 4 साल का, तो एक तो उसके पास 3 साल का अपना ग्रेजुएशन का डिग्री है, 1 साल का उसके पास कोई टेक्निकल कोर्स का है जो यूनिवर्सिटी खुद ही करा के भेजेगी। अब इससे क्या होगा, उसको तुरंत नौकरी लग जाएगा, कहीं ना कहीं जाकर के नौकरी उसको मिल जाएगा।
उसके बाद वो अपना आगे का अपना जो भी करियर चाहेगा वो बनाता रहेगा। लेकिन हम लोग के यहाँ तो हर चीज में राजनीति होता है, सब इसको बर्बाद कर दिया। बस एक ही साल वो चलवे किया, 4 साल वाला प्रोग्राम, अब फिर नहीं चला, फिर उसको सरकार को बंद कर देना पड़ा। नहीं तो ये सब इतना बेहतर स्थिति है कि आप टेक्निकल एजुकेशन साथ साथ दे, किताबी ज्ञान के साथ साथ आप टेक्निकलिटी देंगे तो आपको किसी तरह का कोई दिक्कत या समस्या नहीं होगा भविष्य में रोजगार प्राप्त करने में। प्रोसीड है। कहाँ लागू है 4 साल वाला? अभी एक हुआ है ना, अभी हुआ है। हम लोग जिस पृष्ठभूमि के 3 ही साल वाले पृष्ठभूमि के हैं, है ना। प्रोसीड। नेक्स्ट लिखेंगे सार्जेंट योजना, 1944 का सार्जेंट योजना, 1944 का सार्जेंट योजना। लेंगे किसमें प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक, प्राइमरी एंड सीनियर सेकेंडरी, प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक, सीनियर सेकेंडरी स्तर पर विद्यालयों को स्थापित किया जाए और इसमें कहा गया था कि 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। सार्जेंट योजना में कहा गया था कितना से 6 से 11 तक को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ठीक है। नेक्स्ट 1948 का राधा कृष्णन आयोग, उन्नीस सौ अड़तालीस का राधा कृष्णन आयोग। लेंगे इन्होंने राधा कृष्णन आयोग मतलब समझ रहे हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हाँ पहले वाइस प्रेसिडेंट और दूसरे राष्ट्रपति, है ना। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा इनका भूमिका था, इन्होंने तमाम योगदान दिए थे। तो इसमें क्या कहा था लिखेंगे कि इन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा पर जोर दिया, यूनिवर्सिटी एजुकेशन। इन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा पर जोर दिया और शिक्षा को समवर्ती सूची में डालने की सिफारिश की। ये पूछा जाता है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में डालने की सिफारिश किसने की थी? राधाकृष्णन आयोग ने। शिक्षा को समवर्ती सूची में डालने की सिफारिश की, कंकरेंट लिस्ट में। पहले कहां था? स्टेट लिस्ट में था, अब राज्य सूची में है। तो राज्य सूची में शिक्षा को जाने से क्या फायदा हुआ जी? अगर कोई विषय समवर्ती सूची में जाने से क्या फायदा हुआ? हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में जब राज्य सूची में था तो केवल राज्य ही कानून इस पे बना सकता था। अब चूंकि समवर्ती सूची में चल गया तो राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है ना। हाँ, अभी वर्तमान में समवर्ती में ही है। अगर किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट हुआ तो केंद्र का माना जाएगा। नेक्स्ट आगे लिखेंगे कि यूजीसी की गठन का सिफारिश इन्होंने ही किया था। हाँ, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। यूजीसी की गठन की सिफारिश इन्होंने की थी। यूजीसी के गठन की सिफारिश इन्होंने की थी।
नेक्स्ट, कोठारी आयोग। कोठारी आयोग इनकी एक महत्वपूर्ण बात है जो उन्होंने कही थी 1964। कल है ना लिखे हैं, डेटवा तो सबका कल लिखबे किए हैं, है ना। 1964 का कोठारी आयोग, उन्होंने कहा था कि शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्चा किया जाए। शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्चा किया जाए। ठीक है, लेकिन अभी तक लेकिन अभी तक 3.5% से ज्यादा खर्चा नहीं हुआ है। ज्यादा खर्चा नहीं हुआ है। ठीक है, ज्यादा खर्चा नहीं हुआ है। नेक्स्ट लेंगे 1968 की शिक्षा नीति। 1968 की शिक्षा नीति तो लिखेंगे, इसमें त्रिभाषा पद्धति को स्वीकार किया गया। इसमें त्रिभाषा पद्धति को स्वीकार किया गया। हाँ, त्रिभाषा पद्धति, 3 लैंग्वेज। तो थ्री में एक हो गया हिंदी, एक हो गया इंग्लिश, एक हो गया रीजनल, है ना। मतलब कि जहां से आप बिलोंग कर रहे हैं तो वहां का एक हो गया आपका रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, एक हो गया आपका जो सो हिंदी भाषा और एक हो गया इंग्लिश भाषा। ठीक है, हाँ, हिंदी इंग्लिश और एक स्थानीय रीजनल क्षेत्रीय भाषा। ठीक है। नेक्स्ट 1986 की शिक्षा नीति। 1986 की शिक्षा नीति, 10+2 का मॉडल और 3 वर्ष का स्नातक। अब यही चल रहा है ना, जो 1986 की शिक्षा नीति का ही मॉड्यूल चल रहा है हमारे यहाँ। सोचिए 10+2 और 3 वर्ष का स्नातक। आप सोचिए कि मतलब 2015-16 में ये आया 4G, 16 में 4G आया। अब देखिए अभी 24 आते थे 5G आ गया। और मैंने फर्स्ट जी और सेकेंड जी और थर्ड जी जो हम लोग यूज करते थे, है ना, गलती से कोई यूट्यूब खोलना नहीं चाहता था, गलती से कोई फेसबुक खोला नेट खत्म, है ना। स्पीड घूमता था, 50 बार घूमे तब जाके एक लाइन कुछ आप देख पाए या सुन पाए, वो वाली स्थिति थी, है ना। हाँ, डिस्प्ले का साइज भी था। तो मतलब सोचिए कि इस क्षेत्र में इतना जल्दी हम कहां से कहां आ गए जी। एजुकेशन के मामले में 86 से चले थे, 86 में है अभी। माने कि जिससे आदमी का वास्तव में विकास होना चाहिए उसमें कोई अपडेशन नहीं। एजुकेशन में जो आपका डेवलपमेंट होना चाहिए उसमें कोई अपडेट्स नहीं, है ना। आज जितना चीज से आपको बैकवर्ड हो सकते हैं, जितना चीज से आप पीछे जा सकते हैं, आपका विकास अवरुद्ध हो सकता है, उस समय बहुत तरह का अपडेशन, है ना। लेकिन एजुकेशन में नहीं। एजुकेशन में आया भी देर सबेर सरकार ने काम किया, और 2020 में आया न्यू एजुकेशन पॉलिसी, है ना। लिखेंगे नई शिक्षा नीति 2020। तो नई शिक्षा नीति जो आई है 2020, इसको किसने तैयार किया है? के कस्तूरी रंगन ने, है ना। के कस्तूरी रंगन इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे, सिवान से पहले वही थे। तो इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 2020 की नवीन शिक्षा नीति तैयार की गई है। ठीक है, और अब इसमें क्या है, तो 10+2 को खारिज कर दिया गया है।
है ना, कि जो 10+2 वाला था मैटर, अब ये नहीं रहेगा, है ना। पहले ये चल रहा था 10+2, तो 10+2 का मतलब सोच रहे इसका क्या मतलब था। टेन प्लस टू का मतलब हुआ कि 12 वर्ष का स्कूलिंग, पगला, है ना। 12 वर्ष तक आपको क्या रहे, तो आपको स्कूल में रहना है, ठीक है। ये पुरानी शिक्षा नीति थी जो 1986 की, मतलब शिक्षा नीति उसके हिसाब से। अब ये फॉर्मूला बदल गया है। अब फॉर्मूला नवीन शिक्षा नीति क्या है, तो लिखेंगे 5+3+3+4। नवीन शिक्षा नीति जो 2020 है वो कहती है 5+3+3+4, टोटल कितना हो जाएगा, 5 3 8 8 3 11 4 15, यानी कि अब 15 वर्ष का स्कूलिंग होगा। 5+3+3+4, पहले 12 साल में काम खत्म, अब 15 साल, है ना। तो देखिए मैटरवा वह है, यो तो 12 साल जो होता था तो करते करते मैट्रिक पास करते करते 15 साल हो ही जाता था, है ना। तो ई वाला में दिक्कत क्या था कि जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता तब स्कूल में जाता था, है ना। अब कह रहे कि नहीं, अब 3 साल का हो गया ना तो स्कूल में एडमिशन करा दीजिए, 3 साल में अब एडमिशन उसको करा दीजिए। और 3 साल से वो रहेगा 5 वर्ष तक रहेगा कहाँ, स्कूल में, है ना। बेहतरीन है। इसमें क्या है, अब इसी में आ गया है किंडरगार्टन, है ना। वो दो किडजी जो है अभी इसी में हो गया है कि 2 साल बच्चा खाली खेले कूदे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल जाए खेले कूदे और 3 साल पढ़ेगा, है ना। वो 3 साल में 2 साल उसका कोई एग्जाम नहीं, बिना एग्जाम देले उसको पास करा देना है ना। ये नहीं कि बच्चा को बचपने से मार्क्स लाओ टॉप करो, इसका प्रेशर नहीं, है ना। तो पहले हम लोग अपने बचपन में स्कूल जाने से काहे डरते थे जी, क्योंकि खेलने को नहीं मिलता था, मेन रीजन नहीं था। तो सरकार कहती कि बुलाओ ना, हम स्कूलों में खिलाएंगे, है ना, वही खिलाएंगे जो 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 बच्चा घर में खेलता है उसको सब। ये होता है नया सोच, ये डेवलपमेंट का स्टैंडर्ड है ना। कि पहले स्कूल आते स्लेट पकड़ा के लगा दिया, वो पेंसिल मिलता था ना, चौक, है ना, लो भाई लिखो एकरा पर, आएगो साथे में कोबी के डंटी मिटावेला, याद है ना। बहुत पहले हम लोग बचपन में, याद है ना भाई, हम तो मिटोकाए हम लोग, है ना। हाँ, न तो वो था भेंगराई जे क्या होता था जी, नोच लीजिए और कूच दीजिए, अब मारिए, काली मैटर खत्म, है कि नहीं। हाँ, और उसमें गांव का एगो आदमी होता तो कहता था कि ये एगो डंटा खींच दो, एगो ऐसे बना दो, पता नहीं कोची हो गई क, है ना, होता था ना। तो पढ़ाने का तरीके सब गलत था, इसलिए बच्चा पढ़ना नहीं चाहता था। लोग कहते ना कि पढ़ने में मन नहीं लगता है, स्कूल में नहीं समझ में आता था कि टीचर वे बुर्बक था, पगला आदमी, है ना। सही बात है। अभी पहले टीचर लोग अपना नाकामी ना विद्यार्थी पर थोप देता था। अभी वो देखेंगे ना, कोई बच्चा कहना कि हमारा ना बुझाया तो टीचर कह देगा तो दिमाग ही खराब है। अरे पगला, तो ना दिमाग खराब है कि तुम समझा नहीं पाया। शिक्षक का तो काम ही है समझाना। अगर आप नहीं समझा पा रहे हैं इसका मतलब ये आपकी असफलता है, विद्यार्थी की थोड़ी है। विद्यार्थी अगर सब समझ जाता तो काहे आपके पास आता पैसा खर्चा करके, भाई तो अपना घर में बैठ के नहीं पढ़ता। तो कहीं पर भी अगर स्कूल कोई नहीं जाना चाह रहा है बच्चा, स्कूल का प्रॉब्लम है, बच्चा का प्रॉब्लम नहीं है। स्कूल का माहौल ऐसा बनाइए कि बच्चा खुद स्कूल आना चाहे। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में के कस्तूररंगन कौन है, साइंटिस्ट आदमी, उसने तैयार किया। तो उस देखा होगा ना कि भाई बच्चा स्कूल काहे नहीं आना चाहता है, कि स्कूल में आते सब पढ़ाने के बात बतियाता है। बचपन में किसका पढ़ने का मन करता है जी। ये अलग बात है कि अभी हम लोग आके कहेंगे नहीं हम तो बचपन से कलेक्टर बनना चाहते थे, एकदम झूठ बात है। बचपन से कोई कलेक्टर नहीं बनना चाहता है। बचपन तो लोग आनंद चाहता है, खुशी चाहता है, खेल कूद, है ना। हम कितनों खेलते रहे, हमको कोई डांटे नहीं, हमको कोई बोले नहीं, बचपन में ही आकांक्षा होती है। बाद में जब जिम्मेवारी बढ़ता है तो लगता है, दुनिया देखता है आदमी तो लगता है कि नहीं पढ़ना लिखना जरूरी है। तो सरकार कहती है कि पहले तो उसको आदत लगाओ स्कूल आने का। तो इसको इसको ये फाउंडेशन कोर्स है बच्चा सबके लिए। फाउंडेशन कोर्स में उसको बुलाइए, 2 साल उसको खेलने दीजिए, खाली जो उसको खेलता है हर तरह के खेल का प्रबंध रखिए स्कूल के अंदर में, सारा तरह जो खेलना चाहता है खेलिए। इससे क्या होगा, बच्चा के अंदर खेल भावना का भी तो विकास होगा। आप देखिए अभी आईपीएल चल रहा है, खिलाड़ी सब कितना कमा रहा है जी, है। कोई पढ़ लिख कर कितना कमाएगा, है। प्रो कबड्डी लीग होता है तो कितना कमा लेता है सब,
है कि नहीं? तो मतलब देख रहे कितना मतलब ये पैसा है इस सब क्षेत्र में। तो यहां से तो बच्चा का वो स्कूल भी स्किल भी पता चलेगा ना, कि अगर बच्चा खेलना ही चाहता है, खेलने में अगर उसका करियर बन सकता है, तो उसको हम खेल का भी सिस्टम देंगे कि वो खेले, खेल के उस क्षेत्र में अपना काम करे। इसके अलावा बच्चा एग्जाम से डरता है, माता पिता की महत्वाकांक्षा है कि बचपने से हमारा बच्चा टॉपर रहे, है ना? ये ठीक बात थोड़ी है। आप टॉपर बन में नहीं किया, बच्चा को टॉपर बनवाइएगा, है? उसकी इच्छा पर छोड़िए ना, उसको इतना महत्वाकांक्षा का बोझ किस बात का कि तुम टॉप पर करो। बच्चा को इतना समझिए कि भाई बढ़िया से पढ़ो, जब वो बढ़िया से पढ़ेगा तो टॉप करिए लेगा। लेकिन आप उसको खाली इसी बात का दबाव बनाएंगे उसके दिमाग पर कि भाई आपको मैंने टॉप करना है, टॉप करना है, टॉप करना है, फेल कर जाएगा, क्योंकि प्रेशर में आ जाएगा, दबाव में आ जाएगा। लेकिन ठीक से पढ़े तो ई वाला जो फॉर्मूला डेवलप किया गया है, ये फॉर्मूला है आपको कि 5 साल आपका फाउंडेशन फेज है ना, जिसमें से आपको 2 साल तो केवल खिलाया जाएगा, उसके बाद 3 साल पढ़ाया जाएगा। उस 3 साल में आपका एग्जाम सिर्फ तीसरे साल में होगा, यानी कि एकदम 5वें साल में आपका इसमें जो होगा, यानी कि लगभग लड़का 8 वर्ष का हो जाएगा। तो उस फेज में वो पहला एग्जाम देगा, उससे पहले उसको कोई एग्जाम नहीं कराया जाएगा, ठीक है? और उसके बाद वो पास करके यहां +3 में आएगा, यहां से वो पास करेगा। अब मतलब यहां यहीं से वो उसका एग्जाम होना शुरू हो जाएगा लास्ट ईयर से, है ना? 5वां साल जो होगा तो वो पहला एग्जाम देगा, ठीक है? और वहां से चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। और साथ में यहाँ पे ध्यान ध्यान ये दिया जाएगा कि उसको जब हम पढ़ा रहे हैं तो उस पर ये ध्यान रखे कि भाषा जो है वो उसको मातृभाषा में दिया जाए, है ना, कि उसको मदर टंग में पढ़ाया जाए, ताकि उसका इंटरेस्ट भी बने और इंटरेस्ट के साथ उसको जो है सो जानकारी लेने का खोजी प्रवृत्ति ये सब जो है सो उसके अंदर में डेवलप हो, ठीक है? और इसके साथ जब ये इस फेज में जब वो आएगा तो उसको एक और स्थानीय भाषा जो है वो उसको दे दी जाएगी, भाई इस भाषा के साथ भी पढ़ो। फिर जब वो यहां से 3 क्लास पढ़ के जब यहां पर आएगा तो यहां पर एक उसको इंडियन भाषा कंपलसरी कर दिया जाएगा, जो है उसमें पारंगतता हासिल कर लो, ठीक है? साथ में टेक्निकल एजुकेशन यहीं से देना शुरू, कुछ भी, है ना, जो आप करना चाहते हैं। अगर गर्ल्स हैं तो उनके लिए तमाम तरह का चीज है कि उनको यहीं पर, कहीं बाहर जाके सिलाई सीखने की जरूरत नहीं है, स्कूलों में सिखाया जाएगा, है ना, कि भाई सिलाई सीख लो, है ना। जो ब्यूटिशियन का कोर्स होता है कहीं बाहर करने की जरूरत नहीं है, स्कूले करवाएगा ब्यूटिशियन का कोर्स, यहीं पे कर लो। किसी को सजने संवरने का मन करता है, सजाने का मन करता है, यहीं पर कर लो, बाहर जाके कहीं कोर्स करने की जरूरत नहीं है। लगन आता है ऐसे ही है, घूम के कमा लेगी 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। लगन में तो सबको ना सजना है जी, देख रहे कितना पैसा सब डिमांड करती है कि नहीं है? तो इसमें तो अच्छा खासा पैसा सब लेता है ना। जो सजाने के लिए सब आती है लोग, वो लोग अच्छा खासा पैसा लेती है, एकदम वीआईपी बन के, ही नहीं कि इसे एकदम 4 व्हीलर से आएगी, 1 घंटा टाइम देगी, सजा के निकल जाएगी, पैसा ले लेगी 20,000 रुपया उतने का। तो ये पे स्कूल में सिखा देगा तो कोई बेरोजगार रहेगा? कोई नहीं रहेगा। तो इस तरीके से लड़कों के लिए तमाम तरह का टेक्निकल एजुकेशन, लैंग्वेज सिखा रहा है, कंप्यूटर सिखवाएगा कि कंप्यूटर सीखिए, कंप्यूटर में सारा स्किल देगा आपको, है ना, कि सारा स्कूल आप स्किल सीख लीजिए। तो कंप्यूटर अगर आप चलाना सीख लेते तो कहीं पे आपको जॉब मिल जाएगा। आजकल तो हर जगह कंप्यूटर का काम है, कहीं रजिस्टर मेंटेन हो रहा है, सब जगह कंप्यूटर पे सारा काम होता है। तो सारा स्किल आपको यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद जब आप इस फेज में आएंगे तो यहाँ पर ही आपको एक फॉरेन लैंग्वेज दे दिया जाएगा कि कोई एक विदेशी भाषा सीख लीजिए, जो आपको आपकी इच्छा हो, है ना। कोई एक विदेशी भाषा आप उठाइए तो उसको आप सीख लीजिए। अब उससे क्या होगा कि एगो आपको इंडियन भाषा के आपको अच्छा जानकारी हो गया है, अब फिर आपको एगो फॉरेन भाषा का बढ़िया जानकारी हो गया, ठीक है। अब उस लेवल पे आप किसी भी स्थिति में जो भाषा आप जानते हैं उसके लिए इंडिया में भी जॉब है आपको, और नहीं तो आप सीधे पासपोर्ट वीजा बनवा करके उस देश में जा सकते हैं, उस देश में कोई भी जॉब आपको मिल जाएगा, है ना। डॉलर में कमाइएगा, आराम से कन्वर्ट होगा रुपया में, आराम से इंडिया में उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, है ना। मतलब पूरा साइंटिफिक अप्रोच पे इस सिस्टम को डेवलप किया गया है, जिसमें 5+3+3+4 के अंतर्गत आपको जो है सो एक मॉडल दिया गया है कि इस मॉडल के तहत अगर पढ़ाई स्कूल के अंदर में कराई जाती है तो तमाम तरह के लाभ जो है सो विद्यार्थियों को देखने को मिल सकता है। सब यही सब टीचर रहेंगे, है ना। जो चीजें एक्स्ट्रा ऐड होंगी उसके लिए बोला, जैसे मैंने फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाना है तो कोई अपना टीचर ही होगा जो जाकर कुछ ट्रेनिंग करवाएगी सरकार, वो ट्रेनिंग करके आएगा, वो भाषा सीख के आएगा, यहाँ पे पढ़ाएगा, है ना। जी
तो आपका रहेगा ना जी, आपके स्टेट का तो रहेगा, इस थोड़ी कि हर स्टेट में सब रहेगा, हर भाषा का शिक्षक को रखा जाएगा। अरे भाई तो वो अलग विषय के शिक्षक होंगे, जो ये थोड़ी है। और अगर लैंग्वेज का है, अगर हिंदी का है तो यूपी का है तो हिंदी नहीं आता होगा उसको, कहा नहीं आएगा, है ना। रहा बात मातृभाषा का, मदर टंग का, तो मदर टंग का टीचर को रखा जाएगा जो उस क्षेत्र का होगा, है ना, तो उसको रखा जाएगा वहां पर। ठीक है, बाकी अन्य विषय के शिक्षक अलग अलग से आएंगे। साथ में इसमें यह भी व्यवस्था है कि बाहर की फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंडिया में आएंगी, उनको बुलाया जाएगा। मतलब जो होता है ना कि काश हम ऑक्सफोर्ड में जाके पढ़ लेते, काश हम मैसाचुसेट्स में जाके पढ़ लेते, तो ऑक्सफोर्ड में जाने का पैसा नहीं, लेकिन ऑक्सफोर्ड को यहां बुलाने का तो पैसा ही है सरकार के पास। ऑक्सफोर्ड का ब्रांच इंडिया में खुल जाएगा, मैसाचुसेट्स का ब्रांच इंडिया में खुल जाएगा, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का ब्रांच इंडिया में खुल जाएगा। उस यूनिवर्सिटी से भी आप ग्रेजुएशन का डिग्री ले सकते हैं, है ना, वहां से जाकर के आप वहां पे पढ़ सकते हैं। इसमें ये भी स्थिति है कि अगर आप का ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं और उसमें बीच बीच में अगर आपका पढ़ाई छूट भी गया तो आप फिर से आगे से वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। ये नहीं कि एक बार बीच में आप एग्जाम नहीं दिए तो फिर आप शुरू से करिए, नहीं, सबके स्थिति के हिसाब से इसको डेवलप किया गया है, ताकि किसी का किसी कारणवश अगर बीच में पढ़ाई छूट भी जाता है तो आगे आकर के वो उसको वहां पर कंटिन्यू कर ले, है ना, हमेशा के लिए पढ़ाई उसका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो ये जो नया फॉर्मूला है वो यही है 5+3+3+4। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। पहले था 10+2 का फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूला बदल गया है। और 10+2 का मतलब होता है कि कितना वर्ष तक आप स्कूल में रहिएगा, स्कूलिंग शिक्षा आपको कितना दिया जाएगा। और वही यहाँ पर भी फिलहाल वही मतलब है कि स्कूलिंग शिक्षा कितनी होगी। तो पहले स्कूली शिक्षा 12 वर्ष का था, अब स्कूली शिक्षा आपका 15 वर्ष का हो गया है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है।